हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ महावीर प्रसाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल टू लाइफ स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक प्रतिरक्षा के बारे में। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है, और अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अपना आज का टॉपिक है प्रतिरक्षा के बारे में। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। देखिए, प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता एक ही बात है। ये अपने शरीर की एक एबिलिटी है, अपने शरीर की एक क्षमता है, ठीक है, जो रोगाणु से लड़ती है, ठीक है। यानी रोगाणु से लड़ने की अपने शरीर की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रोगाणु से यानी विशेष प्रकार की जो पैथोजेंस एंटीजेंस है, हानिकारक रोगाणु है, हानिकारक कीटाणु है, उनसे लड़ने की अपने शरीर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, अपने शरीर की जो क्षमता है, उसी क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षी विज्ञान, ठीक है ना, यानी इम्यूनोलॉजी, ठीक है। लॉजी मीन्स टू स्टडी, अध्ययन, इम्यून, ठीक है, प्रतिरक्षी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षी का या प्रतिरक्षा तंत्र का, प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, या प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा अपने शरीर की, देखिए स्टूडेंट्स, एक विशेष प्रकार की क्षमता इसलिए भी मानी जाती है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में न जाने कितने से बैक्टीरिया, कितने से कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं डेली, ठीक है। अब वो जो कीटाणु, जो हानिकारक, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने शरीर में प्रवेश करके हमें रोगग्रस्त बना देते हैं, ठीक है ना। तो उन हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ने की अपने शरीर की क्षमता, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया अपने शरीर में, अपनी बॉडी में एंट्री कर गए तो उनसे लड़ने की जो क्षमता है अपने शरीर की, उसी क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। और इसका अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको प्रतिरक्षी विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इम्यूनिटी जो शब्द है ये इम्यूनिस शब्द से बना है, इम्यूनिस, ठीक है। और इम्यूनिस मीन्स होता है फ्रीडम, यानी ये सिस्टम है, इम्यूनिटी जो है अपने को फ्रीडम, फ्री करता है। किसके प्रति? रोगाणु के प्रति फ्री करता है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का जो रोगाणु होता है उसे सामान्य तरीके से, मतलब व्यवहार करके सामान्य तरीके से उसको नष्ट करता है, ठीक है ना। रोगाणु को नष्ट करता है ताकि हमारा शरीर रोगग्रस्त ना हो, किसी डिजीज की चपेट में ना आ पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्री करता है रोगाणु के प्रति हमें, ठीक है ना। किसी भी प्रकार के जो रोगाणु होते हैं उनके प्रति हमें क्या करता है? फ्री करता है, इम्यूनिटी, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता। अब अपने शरीर में जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी दो प्रकार की बताई गई है मुख्य रूप से, ठीक है ना। एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी, और एक है उपार्जित प्रतिरक्षा, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है अपने शरीर में, ठीक है ना। यानी अपनी जो बॉडी है ये हानिकारक, हार्मफुल जो पैथोजेंस है, ठीक है ना, इनसे लड़ने की जो क्षमता अपनी बॉडी की वो दो प्रकार की होती है। एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, या इसका दूसरा नाम होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा मतलब इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा, ठीक है, उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा। और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड
इम्यूनिटी, ठीक है, या इसको इमेट डिफेंस सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसको एक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए अपनी बॉडी के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है ऑर्गन से बना हुआ, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ठीक है, लिक्विड, सेल्स, ठीक है, ये सभी मिलकर के कुछ विशेष प्रकार के टिश्यूज, विशेष प्रकार की सेल्स, विशेष प्रकार के ऑर्गन्स, ये कंबाइंड होकर के और एक सिस्टम के रूप में काम करके अपने शरीर में जो भी पैथोजेंस एंट्री करता है उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी इम्यून सिस्टम, ये अपनी बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम। ये सिस्टम ही हमें क्या करता है, रोगाणु से लड़कर के बचाता है रोगग्रस्त होने से, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम ही रोगाणु से लड़कर उनको नष्ट करता है और उनको नष्ट करके हमें रोगग्रस्त होने से, डिजीज के चपेट में आने से बचाता है, ठीक है ना। अब ये जो रोगाणुओं के प्रति जो क्रिया करता है, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम रोगाणुओं के प्रति जो क्रिया करता है, उनको नष्ट करता है, तो उनको नष्ट करके और अपने शरीर को जो क्षमता प्रदान करता है, उस क्षमता प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि दो प्रकार की होती है। यानी अपने शरीर में प्रतिरक्षा दो प्रकार से उत्पन्न होती है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और एक है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात का मतलब है जन्म से, ये प्रतिरक्षा हमें जन्म से मिलती है बच्चों, ठीक है ना, जन्म से मिलती है प्रतिरक्षा अपने शरीर को, जब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, उसी टाइम से मिलती है और ये आजीवन काल तक अपने शरीर में बनी रहती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा आजीवन काल तक अपने शरीर में बनी रहती है। ये सामान्य तरीके से कोई विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ करने के लिए, ये सभी पार्टीजन के साथ, सभी एंटीजन के साथ बोल दें या सभी पैथोजन के साथ बोल दें, जितने भी पैथोजन हैं सभी के साथ ये सामान्य रूप से क्रिया करती है। ये किसी विशिष्ट पार्टीजन के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, किसी विशिष्ट एंटीजन के लिए नहीं होती है, ये सभी एंटीजन के लिए होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, ठीक है, सभी एंटीजन के लिए सामान्य तरीके से कार्य करके और सभी एंटीजन को नष्ट करने का प्रयास करती है, ठीक है ना। अब इस प्रतिरक्षा के रूप में अपने शरीर में जो अंग अपने शरीर को स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना, उन अंगों को अवरोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अवरोधक कह सकते हैं, या प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कारक बोल सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले अंग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कुछ अंग होते हैं अपने शरीर में, ठीक है, जो जन्म से ही हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, आजीवन काल तक इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की बताई गई है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की बताई गई, तीन प्रकार के बताए गए, ठीक है ना। देखिए एक तो होता है भौतिक अवरोधक, स्वाभाविक प्रतिरक्षा में भौतिक अवरोधक, यानी जो अंग या जो तरल पदार्थ या जो कोशिका या जो उत्तक, ठीक है, अपने शरीर को रोगाणुओं के साथ लड़कर के, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, उन अंग या द्रव्य पदार्थ या कोशिका उत्तक, उनको कहते हैं अवरोधक, ठीक है। तो ये तो भौतिक अवरोधक, और एक होता है रासायनिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक होता है कोशिकीय अवरोधक, ठीक है, कोशिकीय अवरोधक। और एक 4 नंबर इसमें जुबर व सूजन भी मानी जाती है, जुबर व सूजन, ठीक है। तो भौतिक अवरोधक में क्या आते हैं, देखिए भौतिक अवरोधक के अंदर जैसे अपने नासा छिद्र है, ठीक है ना, नासा छिद्र में कुछ सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये नासा छिद्र के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म रोम है, ये वायु के साथ आने वाले जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको नासा छिद्र के अंदर ही रोक लेते हैं, ठीक है ना, जिससे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर नहीं जा पाते और अपने शरीर की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नासा छिद्र में पाए जाने वाले पक्ष्माव, ठीक है ना, सीलिया, फ्लैजेला, ठीक है ना, तो वो क्या है, भौतिक अवरोधक में आते हैं। और एक त्वचा, अपनी त्वचा जो है ये भी क्या एक प्रकार से भौतिक अवरोधक है, त्वचा और नासा छिद्र में पाए जाने वाले रोम, ठीक है, नासा छिद्र में उपस्थित रोम,
ठीक है, रोम सदृश संरचनाएं। अपनी जो त्वचा है ना, ये एक प्रकार की भौतिक अवरोधक है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, ठीक है ना। ये भी हानिकारक जो पैथोजेंस होते हैं ना, उनको शरीर में जाने से रोकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी अपने शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है त्वचा भी। और इसके अलावा नासा छिद्र में उपस्थित जो रोम होते हैं वो भी अपने शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे करेंगे कि वायु के साथ अपन जो सांस लेते हैं, वायु ऑक्सीजन के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में न जाने कितने से पैथोजन के संपर्क में आते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो पैथोजन सांस के साथ अपनी श्वसन क्रिया के साथ अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तो नासा छिद्र में उपस्थित जो रोम है, ठीक है, वो उन पैथोजेंस को, हार्मफुल पैथोजेंस को नासा छिद्र के अंदर ही रोक लेते हैं, जिससे वो अपने शरीर में नहीं जा पाते हैं और अपने शरीर को सुरक्षा मिल जाती है, ठीक है ना। रोगग्रस्त होने से अपना शरीर बच जाता है। तो ये है त्वचा, नासा छिद्र में उपस्थित रोम, भौतिक अवरोधक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रासायनिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक के रूप में मतलब अपने शरीर के कुछ जो अंग होते हैं उनसे कुछ पदार्थ सीक्रेट होते हैं, कुछ रसायन सीक्रेट होते हैं, ठीक है ना। वो रसायन भी हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी वो भी अपने शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आमाशय में HCl एसिड सीक्रेट होता है, ठीक है ना। स्टोमच के अंदर HCl एसिड सीक्रेट होता है। ये एसिड क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और योनि में उपस्थित जो अम्लीय पदार्थ है वो भी हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। योनि मार्ग के जरिए एंट्री करने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो योनि मार्ग में सीक्रेट जो अम्लीय पदार्थ है वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अश्रु ग्रंथि से अश्रु स्रावित होते हैं, ठीक है। अश्रु ग्रंथि से अश्रु स्रावित होते हैं ना, तो अश्रु भी एक प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। पसीना सीक्रेट होता है तो वो भी एक प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है ना। मुंह के अंदर लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से जो लार सीक्रेट होती है ना, ठीक है ना, लार में जो एमाइलेज होता है वो भी हार्मफुल बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ये आते हैं रासायनिक अवरोधक में। किसमें आते हैं ये, रासायनिक अवरोधक में, ठीक है। यानी पसीना, ठीक है, अश्रु, ठीक है, और लार, ठीक है, और आमाशय में स्रावित अम्ल, ठीक है, आमाशय में स्रावित HCl, आमाशय में स्रावित HCl, ओके। और इसके अलावा योनि मार्ग में स्रावित अम्लीय पदार्थ, ठीक है। अब नंबर 3 है कोशिकीय अवरोधक। कोशिकीय अवरोधक में पता है आपको स्टूडेंट्स कि अपने शरीर में जो तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड, ठीक है, ब्लड 3 विशेष प्रकार की कणिकाएं होती हैं उसमें, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जो WBC है ये अपनी बॉडी का, WBC है ना, अपने शरीर की आर्मी, मतलब अपनी बॉडी की आर्मी, शरीर के सैनिक, WBC कार्पस होते हैं ना, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। विस्तार से हम इनके बारे में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्या काम करती है, WBC अपने शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। ये इम्यून सिस्टम अपना WBC, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मतलब जो त्वचा, नासा छिद्र, पसीना, अश्रु, लार, आमाशय, ठीक है ना, इनसे यदि कोई बैक्टीरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन सबको पार करके अपनी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंट्री कर गया, कोई हार्मफुल पैथोजन एंट्री कर गया, ठीक है, तो उसको नष्ट करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, WBC करेगी, ठीक है। इसलिए WBC को अपने शरीर की सैनिक भी कहते हैं, शरीर के सैनिक। WBC की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या कहते हैं, शरीर के सैनिक। WBC की कोशिकाएं जैसे मोनोसाइट्स, ठीक है ना, मोनोसाइट्स, यू अंडरस्टैंड, न्यूट्रोफिल, ओके, और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, इम्यून पावर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, इम्यून पावर। लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, कितने भी प्रकार का, कितने भी मतलब जो है खतरनाक जो कोई एंटीजन होता है, ठीक है ना, उन सबसे लड़ने की क्षमता इनमें होती है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट,
ठीक है ना, एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं ये, एंटीबॉडी सीक्रेट करके और एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्शन करके और उसको नष्ट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और बता देता हूं आपको कि शरीर में एंट्री करने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल वायरस है, बैक्टीरियाज है, फंजाई है, जितने भी माइक्रोबॉडीज होती है ना हार्मफुल अपनी बॉडी के लिए, ठीक है ना, जो शरीर में एंट्री करके अपने को रोगग्रस्त बनाते हैं, अपन को रोगग्रस्त बनाते हैं ना, उन सभी को पैथोजेंस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, पैथोजेंस या उनको एंटीजेंस भी कहते हैं। पैथोजन या एंटीजन या प्रतिजन एक ही नाम लगेगा, किनको? रोगाणुओं को, ठीक है ना, अपने शरीर में रोग फैलाने वाले रोगाणुओं को क्या कहेंगे? प्रतिजन, पैथोजन या एंटीजन, तीनों में कोई भी एक नाम। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये अपने शरीर के सैनिक है, ठीक है, इम्यून सिस्टम पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है ना, कितना भी खतरनाक पैथोजन हो, एंटीजन हो, उन सबको नष्ट करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम ये करते हैं, ठीक है ना। और जब इनके बस की बात नहीं होती ना, तो अपना शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है, हम डिजीज के चपेट में आ जाते हैं, ये फैल हो जाएंगे तो डिजीज के चपेट में आ जाएंगे, उस रोग से संबंधित, उस रोगाणु से संबंधित, उस एंटीजन से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसके चपेट में आ जाएंगे इनके फैल होने पर, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। ये कोशिका अवरोधक की बात होगी। अब ये ज्वर और सूजन, अपने शरीर पे सूजन है, ज्वर है, वो भी हमें इंडिकेट करवाती है पैथोजेंस की एंट्री करने में, ठीक है ना। तो ये टोटल चार प्रकार हो गए। स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले अपने शरीर में जो भी ऑर्गन है, जो भी मटेरियल, जो भी मैटर, सब्सटेंस, टोटल कितने? 4 प्रकार के। भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिकीय अवरोधक और ज्वर व सूजन, ज्वर या सूजन। ये तो थी स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ये तो क्या है कि हमें जन्म से मिलती है, WBC जन्म से होती है अपनी बॉडी में, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। त्वचा जन्म से ही होती है, ठीक है ना, नासा छिद्र में रोम जन्म से है, ठीक है, ये सारे है, पसीना, आंसू, लाल, मतलब सारे हम जन्म से, और आजीवन काल तक रहते हैं, आजीवन काल तक, ठीक है, ता उम्र, मतलब जीवन भर ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है? ये प्रतिरक्षा जन्म लेने के बाद हम वातावरण से अर्जित करते हैं, जन्म लेने के बाद बाहर से अपने शरीर में प्रतिरक्षा एंट्री करवाते हैं, बाहर से अपने शरीर में प्रतिरक्षा एंट्री करवाते हैं, तो उसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। बाहर से प्रतिरक्षी एंट्री करवा करके और वो प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ क्रिया करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो उस प्रतिरक्षा को, उसके फलस्वरूप हमें जो प्रतिरक्षा मिलती है, बाहर से प्रविष्ट करवाए गए प्रतिरक्षी के कारण हमें जो प्रतिरक्षा मिलती है, शरीर को जो इम्यूनिटी मिलती है, उस इम्यूनिटी को कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे जो टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, टीके लगवाते हैं, ये सभी किस में आती है? उपार्जित प्रतिरक्षा में आती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये होती है 2 प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर 1 है सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। नंबर 2 है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ओके। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी और निष्क्रिय को पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय क्या है? ये शरीर के द्वारा स्वयं एंटीबॉडीज फॉर्म की जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा एक बार शरीर में एंट्री करवाने के पश्चात वो अस्थायी हो जाती है, ठीक है ना, आजीवन काल तक वो अपने शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। सक्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जिसमें एक बार किसी प्रतिरक्षी को एंट्री करवाने के बाद, एक बार किसी प्रतिरक्षी को अपने शरीर में प्रवेश करवाने के बाद वह जीवन भर शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो उसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। यह अस्थायी प्रतिरक्षा है, ठीक है। जैसे टिक्के लगवाते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके पोलियो के टिक्के लगाते हैं, चेचक के टिक्के लगाते हैं, टिटनस के टिक्के लगाते हैं, डिप्थीरिया के टिक्के लगाते हैं। तो वो एक बार टिक्के लगाने के बाद में क्या है, वो आजीवन काल तक वो उस बच्चे के शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते रहते हैं, ठीक है ना। ये है सक्रिय प्रतिरक्षा,
टीके के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे पोलियो की खुराक पिलाते हैं, पोलियो के टीके लगाते हैं, ठीक है। अब वो टीके क्या है कि उस बच्चे को आजीवन काल तक क्या करेगा, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, तो वो स्थायी प्रतिरक्षा हो गई। यानी एक बार प्रतिरक्षी को शरीर में प्रवेश करवाने के बाद, ठीक है, वह आजीवन काल तक शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाती है, तो उसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और ये किसी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति क्रिया करेगी, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी उपार्जित प्रतिरक्षा ना, ये किसी विशिष्ट, इसका कोई विशिष्ट नहीं है। देखो स्वाभाविक प्रतिरक्षा की ये जो कारक है ना, ये अवरोधक है, ये सभी प्रतिजन के फलस्वरूप सामान्य तरीके से कार्य करके और शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जबकि ये विशिष्ट होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा ना ये विशिष्ट प्रतिरक्षा है, विशिष्ट होती है, मतलब विशिष्ट प्रतिजन के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षी ही काम करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पोलियो का टीका जो है वो टेटनस में काम आ जाए, ठीक है ना, वो टेटनस के प्रति हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर दर्द की टेबलेट ले रहे हैं तो वो सिर दर्द का ही इलाज होगा, सिर दर्द को ही ठीक करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो साइड में जैसे बुखार है, जुकाम है, उसको ठीक कर दे। यू अंडरस्टैंड? यानी उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं अपन। विशिष्ट होती है प्रतिजन के प्रति, मतलब विशिष्ट प्रतिजन के प्रति शरीर में विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ठीक है। इसको शरीर में बार बार प्रवेश करवा करके और प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना। देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षी को, प्रतिरक्षी क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है, यानी एंटीजन के विरुद्ध अपने शरीर में जो संरचनाएं एंटीजन के विरुद्ध अपने शरीर में काम करती है ना, अपने शरीर को इम्यूनिटी पावर प्रदान करती है, उसको कहते हैं प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या है कि एक बार नहीं, जैसे सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, वह प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षी को एक बार शरीर में प्रवेश करवाने के बाद किसी विशिष्ट प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, जो कि अस्थायी होती है, ठीक है, जिसको बार बार लेने की आवश्यकता होती है, बार बार शरीर में प्रवेश करवाए जाने की आवश्यकता होती है। ये अस्थायी नहीं है, ठीक है, ये निष्क्रिय है, ये सक्रिय, ये स्थायी है, ये अस्थायी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जुकाम हो गई, बुखार हो गई, सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, उसकी एक बार टेबलेट ले ली और ठीक हो गए। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि फिर हमारे कभी जुकाम बुखार नहीं होगी, फिर भी हो सकती है। अब फिर जुकाम बुखार होगी तो फिर टेबलेट लेनी पड़ेगी, ठीक है, इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है, ड्रिप लगवाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार ये प्रतिरक्षा ना, इसका यूज हमें बार बार करना पड़ता है, इसलिए अस्थायी मानी गई है, और ये क्या है, अस्थायी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में। यू अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि समझने में, याद करने में आपके आसानी रहे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा है। फिर भी यदि किसी प्रकार की कंफ्यूजिंग हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। अब नेक्स्ट प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में देखिए। अपनी बॉडी में प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है, प्रतिजन के प्रति किसी विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन के प्रवेश करने के बाद, शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके विरुद्ध विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, ठीक है। और वो प्रतिरक्षी उस प्रतिजन के साथ क्या करती है, क्रिया करती है, जुड़ जाती है, ठीक है ना। जैसे प्रतिरक्षी है, अपने शरीर में प्रवेश कर गया, अब ये विशिष्ट प्रकार का प्रतिरक्षी है, ठीक है ना। अब ये प्रतिरक्षी इसी के साथ, ये प्रतिजन है, ये शरीर में प्रवेश कर गया, ठीक है। अब इसके प्रति ये प्रतिरक्षी अपने शरीर में, इसके विरुद्ध में ये अपने शरीर में उत्पन्न होगी, ठीक है। अब ये इसी के साथ संयोजित होगी, ठीक है ना। अब ये जो इस मार्कर का ये ढक्कन है, ये किसी दूसरे पेन के अंदर अपन लगाना चाहिए तो नहीं लगता, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार एक विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध अपने शरीर में विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षी ही उत्पन्न होती है या निर्मित होती है। वो प्रतिरक्षी उस प्रतिजन के विरुद्ध क्रिया
प्रतिजन के साथ संयोजित होकर के क्रिया करती है और उस प्रतिजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे हमें इम्यूनिटी पावर मिलती है। ठीक है, रोगग्रस्त होने से बच जाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन वे रोगाणु, ठीक है, शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणु क्या कहलाते हैं? प्रतिजन कहलाएंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स, क्या बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादित प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रतिजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? यानी शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले वे रोगाणु, ठीक है, जो शरीर में प्रवेश करके बी लिम्फोसाइट को प्रतिरक्षी उत्पादित प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं, तो उन्हें प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, प्रतिजन का जो रासायनिक संगठन है वो प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है ना? यू अंडरस्टैंड? रासायनिक संगठन। और प्रतिजन का जो अणुभार है, प्रतिजन का अणुभार माना गया 6000 डाल्टन, 6000 डाल्टन। और प्रतिजन व प्रतिरक्षी के साथ होने वाली क्रिया को प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया, ठीक है, प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ में जो क्रिया करता है ना, तो उसको प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया कहते हैं। प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रक्रिया। ठीक है, इस क्रिया के द्वारा ही प्रतिरक्षी प्रतिजन को क्या करता है? नष्ट करता है। प्रतिजन कौन डेरिवेट करता है? सॉरी, ये प्रतिरक्षी कौन डेरिवेट करता है? प्रतिरक्षी कहां से उत्पन्न होती है? प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। प्लाज्मा कोशिका निर्मित करती है प्रतिरक्षी। प्रतिजन तो बाहर से प्रवेश करेगा और प्रतिरक्षी है ना, ये प्लाज्मा कोशिका निर्मित करेंगे। ठीक है, और प्लाज्मा कोशिकाओं को प्रेरित कौन करेगा? बी लिम्फोसाइट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? अब प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी के साथ क्रिया नहीं करता। प्रतिजन का एक संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी के साथ क्रिया नहीं करता। प्रतिजन का कुछ विशिष्ट भाग ही प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है, जिसको एंटीजनी निर्धारक स्थल कहते हैं। एंटीजनी निर्धारक स्थल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एमिनो अम्ल, अब एंटीजन प्रोटीनेस प्रकृति का भी होता है। 6 से 8 तक इसकी एमिनो अम्ल की श्रृंखलाएं होती हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं इनमें। ठीक है ना, जिसको प्रतिजन की वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था प्रतिजन के बारे में। अब प्रतिरक्षी के बारे में देखिए। प्रतिरक्षी की जो प्रकृति है, प्रतिरक्षी की प्रकृति होती है प्रोटीन प्रकृति। कैसी होती है? प्रोटीन प्रकृति। ठीक है ना, विस्तार से जिस संरचना अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोटीन प्रकृति होती है प्रतिरक्षी की। ठीक है, और ये प्लाज्मा कोशिकाओं से डेरिवेटेड होती है। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट से इंड्यूस्ड होती है, प्रेरित होती है। ठीक है ना, प्रतिरक्षी, और ये प्रतिजन के साथ क्रिया करके उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है ना, और प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबुलिन प्रतिरक्षी भी कहते हैं। प्रतिरक्षी क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ना, वो ही अपने शरीर में प्रतिरक्षी होती है। ठीक है, प्रतिरक्षी किसको कहेंगे अपने शरीर में? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये आईजी, ये प्रतिरक्षी का काम करेगी। ये एंटीजन के साथ क्रिया करके और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी प्रतिरक्षा के बारे में। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रतिरक्षी की परिभाषा, प्रतिरक्षी के प्रकार, ठीक है, और एंटीजन और एंटीबॉडी,
प्रतिरक्षा की परिभाषा, इसके प्रकार, एंटीजन, प्रतिरक्षी को क्या कहेंगे, एंटीबॉडी, पहले बात कर चुके अपन। प्रतिरक्षी को क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। इनके बारे में आपको आशा करता हूं कि जानकारी मिली है, ठीक है, कुछ समझ में आया आपके। फिर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, पसंद आया वीडियो तो एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि नए आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।